हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज है 5 अक्टूबर। आई एम कामिनी एंड आज हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से जापान से रिलेटेड न्यूज़, सीटा क्या है, ओके, जीएफएफ क्या है, और एक आर्टिकल हम करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से स्कूल यानी कि टेट से रिलेटेड, ओके, एंड वहां पर हम आरटीई एक्ट्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज की डिस्कशन की तरफ। बट उससे पहले हम आज क्या करेंगे? सबसे पहले कोट, ओके। तो ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू हैव द करेज टू परस्यू देम, ओके। तो वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर अपने सपनों का पीछा करने का साहस है तो तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं, ओके। और इस कोट का मीन्स क्या निकलता है? हमें ये कोट ये सिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करने का साहस रखें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है, ओके। सपने वही होते हैं जो हमें जगाते हैं, जगाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें हिम्मत, करेज, ओके, हिम्मत चाहिए होती है, मेहनत, हार्ड वर्क चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने फेल्यूर से भी सीखना पड़ेगा और हर मुश्किल में डटे रहने की हमारे पास करेज होनी चाहिए। हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी एक सपना देखा था और उसने उसे सच किया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। इसीलिए अपने सपनों पर विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी डरो मत। याद रखो, हिम्मत ही सपनों की हकीकत बनती है। तो आज का हमारा कोट आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी रहा होगा। तो चलिए मूव करते हैं आज की हमारी लेक की तरफ, विच इज़ द पेंगोंग तसो लेक, ओके। पेंगोंग तसो लेक। तो चलिए पढ़ते हैं, ये इसका व्यू, सीनरिक व्यू है, आप यहाँ से देख सकते हो। पेंगोंग तसो लेक जो है वो स्ट्राइकली ब्यूटीफुल हाई एल्टीट्यूड लेक है। कहाँ पर? हिमालयाज में, स्पैनिंग बॉर्डर, किसके बॉर्डर के बीच में? इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के बीच में है। लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो हमारी इंडिया के साइड में लद्दाख में पड़ती है और तिब्बत तक चाइना में एक्सटेंड करती है। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ जो है वो 134 किलोमीटर है और नैरो है, छोटी है, ठीक है, और मैक्सिमम विथ इसकी 5 किलोमीटर तक है और अप्रोक्सीमेटली 4350 मीटर्स हाई है सी लेवल से, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये सेलाइन वाटर लेक है। सेलाइन मीन जो खारा पानी होता है ना, इट्स साल्टी एंड मोस्टली डिवॉइड एक्वेटिक लाइफ। यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ कम देखने को मिलती है और ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। कलर चेंजिंग वाटर है, यानी कि इसका कलर जो है ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ग्रे हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट और उसके एंगल पर, ओके। ये फ्रोजन मीन्स कि ये विंटर में फ्रोज हो जाती है, हार्श विंटर में ये कंप्लीटली एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, ओके। और इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं, वो भी आपको मैं समझा देती हूँ। तो अगर हम बात करें टूरिज्म की, ओके, टूरिस्ट के लिए, तो टूरिस्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है और फेमस भी है और बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में इसको फीचर किया गया है और इसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गई है। टूरिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर फोटोग्राफी, कैंपिंग और ट्रैकिंग होती है, ओके। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो लेक जो है वो सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में है, दोनों कंट्री के मिलिट्री वहाँ पर प्रेजेंस होते हैं और कुछ पार्ट टूरिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो तसो मीन है उसका मतलब है तिब्बतन लैंग्वेज में लेक, ओके, तिब्बतन लैंग्वेज में लेक। और लेक का आउटलेट कोई नहीं है, स्ट्रीम से पानी आता है, मीन स्ट्रीम से पानी आता है और इवेपोरेशन के थ्रू ये क्या होता है? इवेपोरेशन से नमकीन हो जाता है, ठीक है, नमकीन होता है, ओके।
तो आई होप कि आपने इस लेक को समझ लिया होगा और ये लेक लद्दाख में है। इससे पहले हमने क्या कवर किया, हिमाचल जम्मू एंड कश्मीर की, ओके। इससे पहले हमने जे&के की लेक्स को कवर किया था, फिर हिमाचल प्रदेश की किया था, अब हम कर रहे हैं लद्दाख की लेक कवर, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब हमारे आज के आर्टिकल की तरफ, जो है कंजर्वेटिव सैनिन टेकाइची सेट टू बी जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। 64-year-old लेडी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिनका नाम टेकाइची है, वो जापान की 5th प्राइम मिनिस्टर बनी है, बट फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, ओके। और अब हम देखते हैं कि हमारा इंडिया से जापान कहाँ है, ठीक है। इंडिया से लोकेशन देखते हैं, ये है इंडिया आपका। इंडिया से जापान की लोकेशन है ये छोटा सा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये है जापान, या जूम करके बता देती हूँ। इंडिया से ये रहा आपका जापान, ओके। तो फर्स्ट न्यूज़ कवर हो गई है। सेकंड न्यूज़ है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया नेक्स्ट, यानी कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर स्टारमर, ये इंडिया में विजिट करेंगे, ओके। जैसे यूके प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर विजिट करेंगे इंडिया में अक्टूबर 8 से 9, ठीक है, 8 से 9, और डिस्कस करेंगे इशू ऑफ रीजनल और ग्लोबल इम्पोर्टेंस पर, और विजिट करेंगे, यानी कि इस विजिट का क्या काम है, ये बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड इस मंथ में इंडिया के साथ, जिस मीन्स कि अब मैं आपको बताती हूँ कि 24 जुलाई को 2025 में इंडिया ने साइन किया यूके के साथ ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, और उसका नाम क्या रखा, इंडिया यूके सीटा, ओके। तो ये इस चीज पर डिस्कशन होगी। साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड एग्रीमेंट। तो मिस्टर स्टारमर और मिस्टर मोदी जो है वो 6th एडिशन जो है ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट को भी अटेंड करेंगे मुंबई में, जो अक्टूबर 9 में है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सीटा। सीटा क्या है? सीटा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट है जो कनाडा और 27 मेंबर स्टेट के साथ है। इसको अक्टूबर 30, 2016 में साइन किया गया था, और इसका काम जो स्टार्ट किया गया था सितंबर 21, 2017 में किया गया था। अभी की बात करें स्टेटस, ये इन फोर्स है, चल रहा है, काम कर रहा है, ओके, फुली एक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीटा के ऑब्जेक्टिव क्या है। इलिमिनेट करना टैरिफ को, कस्टम ड्यूटीज को, गुड्स ट्रेडेड बिटवीन कनाडा एंड यूरोप, ओके। इलिमिनेट टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी मीन कि गुड्स जो ये गुड्स करेंगे, ट्रेड करेंगे, वो सस्ते हो जाएंगे, ओके। सर्विस और इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट भी के लिए मार्केट जो है वो अच्छी होगी, ओपन मार्केट होगी। प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक फेयर डिस्प्यूट सिस्टम के जरिए इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। सिंप्लीफाइड ट्रेड रेगुलेशन एंड रिड्यूस रेड टेप, यहाँ पर ट्रेड रूल जो है वो सिंपल बनाए जाएंगे, पेपर वर्क और रेड टेप काम करना है, इस पे काम करेगा। एनहेंस कोऑपरेशन इन द एरिया लाइक लेबर राइट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर लेबर और इन्वायरमेंट कोऑपरेशन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें की प्रोविजन की सीटा की, तो सबसे पहले है टैरिफ एलिमिनेशन, यानी कि सीटा के बाद 98% गुड्स जो हैं उस पर टैरिफ हटा दिए गए। इसमें इंडस्ट्रियल गुड, फिशरीज, एग्रीकल्चर सब शामिल हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कनेडियन सी फूड जो हैं और बीफ अब यूरोप में एक्सपोर्ट करना इजी हो गया है। सेकंड, मार्केट एक्सेस फॉर सर्विसेज, जैसे कि कनेडियन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी कंपनी यूरोप की मार्केट में फ्रीली काम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, एक इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम ICS, जैसे ICS इन्वेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम
बनाया गया है, ये इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट को फेयर तरीके से सॉल्व करता है। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। अब कनेडियन कंपनी यूरोप के गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और यूरोप की कंपनीज जो हैं कनाडा के टेंडर्स में काम कर सकती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि सीटा ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दी है, जैसे यूरोप चीजेस और वाइन। ठीक है, यूरोप चीजेस और वाइन, इसकी एग्जांपल चीजेस और वाइन। हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो दोनों तरफ ने लेबर और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का प्रॉमिस किया है और सिर्फ प्रॉफिट के लिए रूल्स रिलैक्स नहीं करेंगे। ओके, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो कनाडा के लिए क्या बेनिफिट है? यूरोप के 440 मिलियन कंज्यूमर तक आसान एक्सेस हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, फिशरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा। यूरोप से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगा। उसी तरह यूरोप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट है? कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज और सर्विसेज मार्केट में एंट्री करेंगे और एनर्जी, फाइनेंस और टेक सेक्टर में नए मौके भी मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो रिसेंटली 24 जुलाई 2025 में इंडिया ने यूरोप के साथ यानी यूके के साथ एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसको नाम दिया जा रहा है इंडिया यूके सीटा। तो ऑन 24 जुलाई 2025 यहाँ पर इंडिया ने यूके ने साइन किया बाइलेटरल ट्रेड, जिसका नेम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड यूके के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड Jonathan Reinhold in the presence of Prime Ministers Narendra Modi and Keir Starmer. Okay, Keir Starmer, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है कुछ आप अलग करो, बट इसको आप स्टार्मर भी बोल सकते हो। एग्रीमेंट कवर करेगा वाइड स्पेक्ट्रम, जैसे गुड्स पर टैरिफ, सर्विस, रूल ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। बट क्रूशियली इट इज़ नॉट येट इन फोर्स, अभी ये फोर्स में नहीं आई, अभी ये साइन ही हुई है। बोथ कंट्री जो है वो कंप्लीट करेंगी अपनी डोमेस्टिक रेटिफिकेशन और बिफोर द एग्रीमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जब ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इनके बेनिफिट की, तो इंडिया को गेन होगा, मार्केट एक्सेस मिलेगी यूके की। यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स और ज्वेलरी, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड जैसी चीज़ों में ट्रेड अच्छे से होगा। दूसरी तरफ यूके में हैंडमेड प्रोडक्ट जैसे मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे एक्सेसिबल होंगे और अफोर्डेबल होंगे इंडियन कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो इसी के साथ एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बताई थी, एक तो था सीटा, ठीक है, और साथ में ही जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ विजिट करेंगे? ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट में। ओके, अब हम बात करते हैं ये क्या है। ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट जो है 2025 में प्रीमियर इंटरनेशनल इवेंट है, जो शेड्यूल किया गया है इंडिया में अक्टूबर 7 से 9 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई में, और ऑर्गेनाइज्ड किया गया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ में फाइनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा। ओके, अगर हम बात करें जो ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट है, वो एक मेजर एनुअल फाइनटेक कॉन्फ्रेंस है इंडिया में। यहाँ पर सभी इकट्ठे होंगे, बात करेंगे फाइनटेक इनोवेशन पर, रेगुलेटर्स पर, इन्वेस्टर्स पर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर पर, ये इस सारी चीज़ों पर बात होगी। और इस इवेंट का फोकस जो होगा वो शोकेसिंग फाइनटेक इनोवेशन क्या है, रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्लोबल इंटीग्रेशन तक सारी की सारी, यानी कि एआई तक की बातें होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, थीम क्या है इस बार का? एम्पावरिंग
फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये आपने थीम याद रखनी है। एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट कितने हैं? 1, यहाँ पर मैंने कम लिखा है, यहाँ पर 1 लाख आएगा। ओके, 1 लाख अटेंड करेंगे और 70-100 प्लस कंपनीज ज्वाइन करेंगी, 1000 प्लस स्पीकर होंगे और 500 प्लस इन्वेस्टर भी होंगे। और डेलीगेट्स कहाँ से होंगे? वो 100 प्लस कंट्री से आएंगे। और की फोकस एरिया क्या है? एगुमेंटेटेड इंटेलिजेंस, यानी कि एआई और ह्यूमन इंसाइट को कंबाइन करके स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन लेना कैसे है, ये चीज़ों पर बात की जाएगी। इनोवेशन पर बात की जाएगी। कटिंग एज सोल्यूशन के थ्रू ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इस पर भी बात की जाएगी। इंक्लूजन, हर कम्युनिटी को फाइनेंस तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करवाना है। ओके, इस चीज़ पर भी बात की जाएगी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीटा क्या है, ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट क्या है, और अब हमारे इंडिया, यूके, सीटा क्या है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाई इज स्पेक्टर ऑफ एम्प्टी क्लासरूम लूमिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल 21 से बात करता है और आरटी एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि इसमें आपकी गवर्नेंस, पॉलिटी, ये भी कवर होते हैं जीएस के टॉपिक। तो चलिए मूव करते हैं इस टॉपिक की तरफ। क्या कोर इशू क्या है? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका कोर इशू क्या है। तो ये बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 1 के जजमेंट से। ओके, यहाँ पर कोर्ट ने ये क्लियर मैंडेट कर दिया कि अगर आप आरटीई एक्ट 2009 के आने से पहले अपॉइंट हुए हैं और आपकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, यानी कि 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, तो 2 साल में टेट पास करना मैंडेटरी है, वरना ज़बरदस्ती किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट है कि इस इशू पर तमिलनाडु जैसे स्टेट में बड़ा संकट आ गया है। क्यों संकट आ गया है? क्योंकि तमिलनाडु के स्टेट में 4.49 लाख टीचर्स में लगभग 3.90 लाख टीचर्स जो हैं बिना टेट क्वालिफाइड किए हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में टीचर को हटाना एम्प्टी क्लासरूम की दशा पैदा करता है और हमारा टॉपिक भी यही है कि एम्प्टी क्लासरूम लूमिंग। ओके, अब मुद्दा क्या है? आरटी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या कहते हैं? तो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट 2009 का ये बोलता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 2010 में क्लास 1 से लेके 8 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी थी, टेट को इसेंशियल बना दिया। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखी कि टेट क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, और ये इसमें रैशनल चीज़ें क्या थी? रैशनल क्या था, इनका मोटिव क्या था ये करने के लिए कि टीचर की क्वालिटी जो है वो नेशनल बेंचमार्क से अच्छी हो, यानी कि टीचर की क्वालिटी को अच्छा करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 21A। स्टेट का आर्ग्यूमेंट है कि मास रिटायरमेंट से मिलियन ऑफ स्टूडेंट की जो एजुकेशन है वो डिनाई हो जाएगी, यानी कि उनकी एजुकेशन पर असर पड़ेगा। और आर्टिकल 21A जो हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट है बच्चों का कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ओके, इसी के साथ आर्टिकल 142 के एनालिसिस ये बताता है कि कोर्ट ने ये भी ध्यान में रखा कि ग्राउंड रियलिटी में का यूज़ करके उन्होंने 5 साल से कम, यानी कि जब कोर्ट को ये चीज़ उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देखा तो ये बोला कि जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम का समय रह गया है तो वो टेट क्लियर नहीं करेंगे। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टेट देना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ ही तमिलनाडु ने क्या कर दिया? तमिलनाडु का एग्रीमेंट क्या है? तमिलनाडु ने रिव्यू किया, पिटीशन फाइल की और उनके मुख्य आर्गुमेंट ये हैं कि तमिलनाडु ने कहा कि टेट को फोर्स
करना जो है डिस्प्रोपोर्शनेट है। ओके, डिस्प्रोपोर्शनेट है, क्यों प्रोपोर्शनेट है? जिन टीचर को उस समय की वैलिड रूल के तहत अपॉइंट किया गया था ना, उनको सालों के बाद रेट्रोस्पेक्टली यानी कि एकदम से डिस्क्वालीफाइंग करना जो है वो गलत है। ओके, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या बताता है कि उनका ये मेन पॉइंट है कि सेक्शन 23(1) जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए है और सेक्शन 23(2) में 5 साल की रिलैक्सेशन का प्रोविजन उन टीचर के लिए था जो एक्ट आने के बाद अपॉइंट हुए थे और रिलैक्स नॉर्म पर पहले से एम्प्लॉयड टीचर के लिए ब्लैंकेट मैंडेट गलत है। ओके, यानी कि यहाँ पर ये सेक्शन की वजह से इनके फ्यूचर पर भी बात हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने रिकमेंडेशन किया क्या? रिकमेंडेशन ये दी कि तमिलनाडु ये बोलता है कि क्वालिटी, आप इनको रिटायर कर रहे हो, टेट क्लियर करने के लिए बोल रहे हो, जो टीचर अपॉइंट हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज को हम करवा सकते हैं, यानी कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होगा। एक इसी के साथ एक माइनॉरिटी स्कूल कंट्रोवर्सी भी सामने आ जाती है। वो कैसे आती है? देखिए, माइनॉरिटी स्कूल क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जजमेंट का एक बड़ा पहलू ये था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है, उसका एक ओल्ड स्टांस था। जब पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्कूल को आरटीई एक्ट से पूरी तरह से बाहर रखा था। ओके, बाद में अब क्या कर दिया? सितंबर 1 में जजमेंट ने इस विचार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस जो मिसयूज हो रहा है टेट की रिक्वायरमेंट से बचने के लिए, जिससे यूनिवर्सल एजुकेशन की फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर हो रही है। अब इस सवाल को लेकर बेंच रेफर दिया गया है, देखते हैं अब होता क्या है आगे। ओके, अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? यानी कि एक बैलेंस्ड एक्ट होना चाहिए, एक बैलेंस क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि पॉइंट 1 ये हम बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्वालिटी और लाइवलीहुड के बीच बैलेंस बनाना होगा। टेट ज़रूरी है, लेकिन सालों से पढ़ा रहे टीचर को ज़बरदस्ती रिटायर करना सोशल जस्टिस के खिलाफ भी है। ओके, देन पॉइंट 2, पॉलिसी रिफॉर्म। पॉलिसी में रिफॉर्म ला सकते हैं, स्टेट को टेट के साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और कॉन्टिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हर पहलू को समझना ज़रूरी है। आई होप आपको ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।